हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज हम लोग लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जिसको बहुत प्यार से क्या बोलते हैं, एलएलपी। क्या बोलते हैं बताओ, एलएलपी। हम लोग रिवाइज करने वाले एलएलपी। एलएलपी जो है हमारा जो रिविजन्स होगा ये हमारे हैंड रिटन नोट से है। आपके पास यदि ये हैंड रिटन नोट्स नहीं है तो आप ले सकते हो, यदि है तब तो कोई बात ही नहीं है। ये हैंड रिटन नोट्स की खासियत ये है कि आप इस हैंड रिटन नोट्स के जरिए आपके जो एग्जामिनेशन के टाइम पे जो आपके पास 1.5 दिन और 1 दिन का जो समय मिलता है उसमें एक एक चैप्टर्स को आप चाहो तो 2 से 3 बार रिवाइज कर सकते हो। मैंने शुरुआत दिनों में जब क्लास मैंने जब स्टार्ट किया था तब भी मैंने सभी बच्चों को बोला था कि भाई रिविजन्स के लिए, स्पेशली फॉर लॉ, रिविजन्स के लिए आपके पास वो एक टूल किट होना चाहिए जिसके जरिए आपका रिवीजन सुपर फास्ट और बहुत ही ज्यादा सुपर फास्ट वाले मोड में हो पाए। तो ये आप लोगों के लिए हम हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं जिसके जरिए आप पूरा का पूरा रिवीजन बहुत कम समय में आप कंप्लीट कर सकते हो। तो नाउ बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग अपनी चैप्टर्स को चालू करते हैं। चैप्टर्स का नाम है एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बार चले एलएलपी समझते हैं। बार देखिए, एलएलपी के बारे में यदि मैं बात करूं, बहुत छोटू सा चैप्टर है, बहुत छोटू सा चैप्टर है। पूरे चैप्टर्स को यदि मैं बात करूं तो ये पूरे चैप्टर्स को हम लोग 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं बताओ। पूरे चैप्टर्स को आप देखोगे तो पूरे चैप्टर्स को मैं 5 पार्ट में डिवाइड किया हूं। ये मैं नहीं, आपके इंस्टीट्यूट का मैट बोलता है कि सबसे पहले आपको इंट्रो पढ़ना है, सेकंड पार्ट आपका एसेंशियल फीचर्स ऑफ द एलएलपी पढ़ना है, थर्ड पार्ट आपका कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है, फोर्थ पार्ट आपका इनकॉर्पोरेशन मतलब हाउ टू इनकॉर्पोरेट योर एलएलपी, और लास्ट पार्ट आपका बहुत सारे डिफरेंसेस है अदर फॉर्म से, लाइक सपोज एलएलपी और पार्टनरशिप में अंतर क्या है, एलएलपी में एलएलपी और कंपनीज में अंतर क्या है। चैप्टर काफी ज्यादा आसान है, आप बस खाली सुन लोगे, मेरे साथ अटेंटिव होकर सुनोगे तो आपका काम हो जाएगा। सबसे पहले यदि मैं बात करूं इंट्रोडक्शन का, तो देखो इंट्रोडक्शन का सबसे पहला पार्ट बोला गया है कि मिनिस्ट्रीज ऑफ लॉ एंड जस्टिस जो था, मिनिस्ट्रीज ऑफ लॉ एंड जस्टिस जो है वो नोटिफाइड किया एलएलपी 2008। कब नोटिफाई किया? 9 जनवरी 2007 में। सर फिर 2008 क्यों बोलते हैं सर इसको? ये भाई नोटिफिकेशन किसका था? सिर्फ और सिर्फ मिनिस्ट्रीज ऑफ लॉ एंड जस्टिस का था। आगे और भी तो प्रोसीजर होगा। यस सर। चलिए, एलएलपी बिल पास द पार्लियामेंट। एलएलपी बिल जो पास हुआ था पार्लियामेंट में, ये जो पास हुआ था पार्लियामेंट में, ये कब पास हुआ था मेरे दोस्त मेरे भाई? ये पास हुआ था 12/12/2018, 12/12/2018, 12/12/2018, 12/12/2018 में फाइनली ये पास हुआ था। नेक्स्ट सर, प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया इसमें एसेंट कब दिए थे सर? एसेंस का मतलब समझते हो? सिग्नेचर। सिग्नेचर सर यहाँ पे स्वीकृति जिसको बोलते हैं हिंदी में। कब दिए थे प्रेसिडेंट, कब सिग्नेचर किए थे? तो याद रखना ये डेट क्या है, 7/1/2009, 7/1/2009। क्योंकि ये पास कब हुआ था 2008 में, इसीलिए एलएलपी बिल जो है ना, एलएलपी को हम लोग एलएलपी एक्ट 2008 कहते हैं। ऑल्दो इस पे जो प्रेसिडेंट्स का जो सिग्नेचर था, एसेंस था, वो कब हुआ था? ये 2009 में हुआ था। ये बोलने का बात नहीं है कि आज के समय में देश का अधिकतर जो लॉ है वो ऑल ओवर इंडिया में एप्लीकेबल है। नाउ एलएलपी 2008 के बारे में मैं बात करूं तो एलएलपी 2008 को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। रियल तो यदि मैं शेड्यूल के बारे में बात करूं तो कुल मिला के इस पे 4 शेड्यूल्स हैं और कितने सेक्शंस है सर? 81 सेक्शंस है। सर पूरे 81 सेक्शन पढ़ने हैं? अरे मेरे दोस्त मेरे भाई, कुछ नहीं पढ़ना, बहुत कम पढ़ना, बहुत कम पढ़ना है। 81 सेक्शन समझते हो आप? मैं बोला बहुत छोटू सा चैप्टर है। आप देख के पीडीएफ को देखोगे तो 17-18 पेज का पीडीएफ है। आपके इंस्टीट्यूट के मैट में 15 पेज दिया हुआ है, मैं इसको 17 पेज में थोड़ा सा, क्योंकि मैं स्पेस दे के लिखता हूं इसके चलते। ठीक है, आइए तो यदि मैं बात करूं कितने हैं टोटल मिला के 81 सेक्शंस है, टोटल मिला के कितने शेड्यूल्स है? 4 शेड्यूल्स है। तो 4 शेड्यूल में सर अलग अलग बात बोला जाता होगा। यस सर। जो शेड्यूल 1 है ना मेरे दोस्त, जो शेड्यूल 1 है वो किसके बारे में बात करता है? वो बात करता है म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द एलएलपी। एलएलपी का म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज क्या क्या है, इसके बारे में बात करता है कौन? इसके बारे में बात करता है फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द एलएलपी एक्ट 2008। सेकंड शेड्यूल क्या बोलता है सर? यदि फॉर्म को एलएलपी में कन्वर्जन करना है तो सर वो क्या प्रोसीजर्स है, वो क्या प्रोसेस है जिस प्रोसेस को फॉलो करके हम लोग अपने फॉर्म को, पार्टनरशिप फॉर्म को एलएलपी में कन्वर्ट कर सकते हैं। थर्ड शेड्यूल जो है वो बोलता है क्या कि सर यदि प्राइवेट कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट करना है तो फिर सर वो क्या प्रोसीजर्स है जो अपने को फॉलो करना होगा।
फोर्थ जो शेड्यूल्स है वो बोलता है कि सर यदि मैं अनलिस्टेड कंपनीज को एलएलपी में कन्वर्ट करूं तो सर वो क्या प्रोसेस होगा जिसको हम लोग अपने को फॉलो करना है। समझे क्या? यस सर। नाउ याद रखिएगा एलएलपी, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में क्या एलएलपी में क्या इंडियन पार्टनरशिप एक्ट लागू होगा? ऑब्वियसली नॉट। यदि ये लागू ही होता तो इसके लिए अलग से एक्ट बनाने का जरूरत नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एलएलपी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दो यूनिट। पार्टनरशिप और कंपनी के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं सर? एलएलपी। सर कंपनीज का कुछ फीचर्स था, पार्टनरशिप का कुछ फीचर्स था, पार्टनरशिप का कुछ फीचर्स था, कुछ कंपनी का फीचर्स था, दोनों के फीचर्स को जोड़ के एक एंटिटी बनाया गया। उस एंटिटी का नाम रखा गया क्या? एलएलपी। सर बताइए ना सर क्या फीचर्स था? देखिए यदि मैं बात करूं कंपनीज का, तो कंपनीज का सबसे बेहतरीन फीचर्स जो रहा है वो है अपना क्या? लिमिटेड लायबिलिटी। सबसे ज्यादा फायदा यदि किसी एलएलपी का है वो है क्या कि कंपनीज का है वो क्या होता है? लिमिटेड लायबिलिटी का होता है। सेकंड जो होता है वो अपना क्या? और पार्टनरशिप की यदि मैं बात करूं फीचर्स, तो उसका क्या होता है? लो कंप्लायंसेस, बहुत कम कंप्लायंसेस अपने को फॉलो करना पड़ता है इन केस ऑफ व्हाट? पार्टनरशिप। तो दोनों के फीचर्स को रखा गया और रख के एक नया बॉडी बनाया गया, उस बॉडी का नाम रखा गया एलएलपी, जिसमें कंप्लायंसेस भी बहुत कम है और उसमें लायबिलिटी भी क्या है? अपना लिमिटेड है, सीमित है। नेक्स्ट, अपने को पता है कि इसको एक कीवर्ड्स के जरिए हम लोग बोल सकते हैं कि एलएलपी इट इज एन ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल्स। ये ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल्स की तरह इसको यूज हम लोग करते हैं। ये क्या सेपरेट लीगल एंटिटी है? हाँ सर, ये कंपनी की तरह है तो सेपरेट लीगल एंटिटी होगा ही। सर एलएलपी इटसेल्फ विल बी लायबल फॉर द फुल एक्सटेंट ऑफ हिज एसेट्स। एलएलपी का जो लायबिलिटी होगा उसके लिए एलएलपी का सिर्फ और सिर्फ एसेट्स, एलएलपी का सिर्फ और सिर्फ एसेट्स क्या होगा? वो लायबल होगा। पार्टनर्स का पर्सनल एसेट कभी लायबल नहीं होगा। इसलिए तो हम लोगों का ऊपर वाला पॉइंट था क्या? वो क्या था पॉइंट सर? अनलिमिटेड नहीं, लिमिटेड लायबिलिटी। समझ में आया क्या? यस सर। नेक्स्ट जो पॉइंट दिया गया है वो है अपना बॉडी कॉर्पोरेट। सर बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है? देखो बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है, मैं बात करूं तो 4 चीज इंक्लूड, 3 चीज एक्सक्लूड। 4 चीज को ऐड किया गया, 4 चीज को ऐड किया गया और 3 चीज को हटा दिया गया। सर 4 चीज को ऐड किया गया मतलब सर लिखे तो सर आप 3 पॉइंट है, याद रखना मेरे दोस्त। देखिए मैं याद कराने के तरीके से बता रहा हूं कि बॉडी कॉर्पोरेट में 4 चीज को इंक्लूड किया गया, 3 चीज को हटा दिया गया। 4 चीज को इंक्लूड का मतलब ये हुआ कि कोई भी इंडियन कंपनी, कोई भी फॉरेन कंपनी, कोई भी इंडियन कंपनी, कोई भी फॉरेन कंपनी, कोई भी इंडियन एलएलपी, कोई भी फॉरेन एलएलपी, कोई भी इंडियन एलएलपी और कोई भी फॉरेन एलएलपी, ये चारों को हम लोग क्या बुलाया गया? बॉडी कॉर्पोरेट। फिर से सुनो, बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है? बॉडी कॉर्पोरेट मींस इंडियन एलएलपी, फॉरेन एलएलपी, इंडियन पार्टनरशिप, इंडियन कंपनी और एक फॉरेन कंपनी, ये चारों को क्या बोला गया? ये चारों को बोला गया क्या कि ये चारों का चारों क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट्स है। उसके बाद 3 चीज को हटा दिया गया। पहला है कॉर्पोरेट सोल और दूसरा क्या है? कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी। और एक लास्ट पॉइंट जो दिया गया जो कि बकवास सा पॉइंट है, जो आपको खाली बस थोड़ा पढ़ लेना पड़ेगा, बात खत्म। समझते पर क्या है? देखो इट इंक्लूड्स व्हाट? देखिए पहला पॉइंट क्या दिया गया? इट मीन्स द कंपनी डिफाइंड अंडर सेक्शन 220 ऑफ कंपनीज 2013। आपको पता है ये कौन सा कंपनी है? ये है इंडियन कंपनी। ये है इंडियन कंपनी। एक मिनट, मैं लिख नहीं पा रहा हूं, एक मिनट रुकिए। ये क्या है सर? ये है इंडियन कंपनी, ठीक है। ये इंडियन कंपनी के कैटेगरी में आया सर, ये इंडियन कंपनी के कैटेगरी में। तो सर दूसरा सर क्या होता है? अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। ये कौन सा कंपनी है सर? ये फॉरेन कंपनी है। कौन सा कंपनी बताओ? फॉरेन कंपनी है सर। फिर एलएलपी क्या होगा सर? ये देखिए रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, मतलब होगा ये इंडियन एलएलपी, और ये हो गया इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, मतलब कि ये फॉरेन एलएलपी हो गया। समझ में आया क्या सर? यस सर। तो 4 चीज को इंक्लूड, 3 चीज को माइनस। सर 4 चीज को इंक्लूड क्या? इंडियन कंपनी, आप इंडिया में, बट याद रखना जब एग्जाम में बैठोगे बॉडी कॉर्पोरेट का यदि डेफिनेशन पूछ देगा, यदि आप सिर्फ और सिर्फ ये लिख के आओगे कि इंडियन कंपनी, तो काट के 0 मिलेगा भाई। आपको वैसे लिखना पड़ेगा द कंपनी विच इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 220 ऑफ द इंडियन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है, ऐसे लिखना पड़ेगा। समझ में आया क्या? तो 3 चीज क्या होगा? 4 चीज को इंक्लूड किया गया और 3 चीज को हटा दिया गया। 3 चीज में पहला पॉइंट क्या है? कॉर्पोरेट सोल। दूसरा पॉइंट क्या है? अपना ऑपरेटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। और लास्ट पॉइंट जो दिया गया है एनी बॉडी कॉर्पोरेट और एलएलपी विच सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको नोटिफाई किया वो, उसको हटा दिया गया है। ये 3 चीज को हटा के बाद बाकी 4 चीज को क्या किया गया? इंक्लूड किया गया। याद करने का जो पॉइंट है वो 4 चीज को इंक्लूड, 3 चीज को माइनस। 3 चीज को माइनस क्या है सर? पॉइंट नंबर 1 क्या है बताइए? पॉइंट नंबर 1 क्या है? कॉर्पोरेट सोल, कोऑपरेटिव सोसाइटी, और लास्ट पॉइंट जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट बोल दिया वो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट सर, बिजनेस का डेफिनेशन क्या होता है सर?
देखिए मैं बात करूं बिजनेस का, तो बिजनेस में भी इंक्लूड दिया गया और एक्सेप्शन दिया गया। इंक्लूड क्या दिया गया कि बिजनेस का मतलब होता है ट्रेड, प्रोफेशन, सर्विसेज और ऑक्यूपेशन। बट सर इसमें क्या नहीं आता सर, एनी एक्टिविटी विच आर सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन एक्सक्लूड। यदि सेंट्रल गवर्नमेंट बोल दिया कि भैया ये पॉइंट को हम लोग बिजनेस नहीं मानेंगे, तो यार वो तो बिजनेस नहीं माना जाएगा। समझ में आया क्या सर? यस सर। नेक्स्ट पॉइंट सर, पार्टनर्स क्या होता है सर? देखिए बताने की जरूरत नहीं है पार्टनर्स क्या होता है। पार्टनर्स मींस एनी पर्सन हु हैज बिकम द पार्टनर इन द एलएलपी अकॉर्डिंग टू द एलएलपी एग्रीमेंट। एलएलपी एग्रीमेंट के द्वारा जिस बंदे को पार्टनर्स बोला गया उसको बुलाया जाता है क्या? पार्टनर्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या बता सर, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? देखो नॉर्मली तो मैं फाइनेंशियल ईयर के बारे में बात करूं तो आपको पता है फाइनेंशियल ईयर हमेशा अप्रैल से स्टार्ट होगा और मार्च में खत्म होगा। ये एलएलपी में भी एप्लीकेबल है, ये एलएलपी में भी एप्लीकेबल है कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है सर, अप्रैल से स्टार्ट होगा और 31 मार्च को खत्म होगा। बट यहां पे एक पॉइंट दिया गया एलएलपी में कि यदि कोई एलएलपी आपका इनकॉर्पोरेट हो रहा है, कब इनकॉर्पोरेट हो रहा है सर? वो इनकॉर्पोरेट हो रहा है 30 सितंबर के बाद, आफ्टर 30 सितंबर। तो याद रखिएगा 30 सितंबर के बाद यदि इनकॉर्पोरेट होता है तो इन दैट केसेस आपका फाइनेंशियल ईयर जो एंड होगा वो नेक्स्ट ईयर का 31 मार्च हो सकता है। यहां पे जो मे वर्ड यूज है, आप चाहो तो आप फाइनेंशियल ईयर को एक साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हो, मतलब वो ईयर एंड होगा 31 मार्च आने वाला नहीं, उसके बाद का 31 मार्च। सर नहीं समझ में आया? देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दे, आपको क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए आपका एक कोई एलएलपी जो कि इनकॉर्पोरेट कब हुआ है? 15 अक्टूबर 2019। 15 अक्टूबर 2019 यदि मैं बात करूं 15 अक्टूबर 2019, तो क्या ये 30 सितंबर के बाद हो रहा है? यस सर 30 सितंबर के बाद हो रहा है। सर 30 सितंबर के बाद हो रहा है तो ईयर एंड होना चाहिए सर 31 मार्च 2020 नॉर्मल केसेस में। बट एलएलपी के केसेस में आप चाहो तो मैं वर्ड यूज कर रहा हूं चाहो तो, यदि चाहो तो आप इसको एंड कर सकते हो कब? आप इसको एंड कर सकते हो कब? 31/3/2021 को। मतलब आपका एंड होगा 2020 नहीं 2021। समझे क्या सर? यस सर, फाइनेंशियल ईयर क्लियर है। नाउ फॉरेन एलएलपी का मतलब सिंपल वर्ड में बताया तो ऐसा एलएलपी जो कि इनकॉर्पोरेट रजिस्टर्ड या फिर फॉर्म्ड आउटसाइड इंडिया हुआ है, बट उसके इंडिया में कोई ना कोई प्लेस ऑफ बिजनेसेस है, तो उसे क्या बोलेंगे सर? फॉरेन एलएलपी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, एलएलपी क्या होता है सर? एलएलपी का मतलब होता है वही फॉर्म्ड रजिस्टर्ड या फिर इनकॉर्पोरेट अंडर दिस एक्ट हुआ है, इसका मतलब वो क्या है? इंडियन कंपनी, मतलब नॉर्मल एलएलपी है। नेक्स्ट पॉइंट, एलएलपी एग्रीमेंट क्या होता है सर? एलएलपी एग्रीमेंट का मतलब होता है कि ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट, ऐसा रिटन एग्रीमेंट जिसके बीच में सर सारे पार्टनर्स के बीच में, जिसके अंदर में सारे के सारे पार्टनर्स का क्या राइट्स एंड ड्यूटीज हैं, क्या राइट्स एंड ड्यूटीज है, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स एंड द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ इन रिलेशन टू द एलएलपी क्या है, ये सारे का सारे स्पेसिफाइड है जिस खाते में, उस एग्रीमेंट को बोलते हैं क्या? एलएलपी एग्रीमेंट। नाउ एक है अमेंडमेंट आया था 2022 वाले, ये एक अमेंडमेंट आया था, अमेंडमेंट में बोला गया था स्मॉल एलएलपी क्या होता है। ठीक है, स्मॉल एलएलपी का मतलब होता है कि सिंपल वर्ड में बताया जिसका कंट्रीब्यूशन का अमाउंट जो है 25 लाख से ऊपर नहीं है, जिसका भी कंट्रीब्यूशन 25 लाख से कम है तो उसे क्या बोलेंगे सर? वो है स्मॉल एलएलपी। या फिर यदि इसका टर्नओवर के बारे में बात करूं, अच्छा सर यहाँ पे एक अमाउंट दिया गया है सर, हायर अमाउंट इज 5 करोड़। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट फ्यूचर में भी चाहे तो इसको 5 करोड़ तक पहुंचा सकता है, बट 5 करोड़ तक पहुंचा सकता है, इट्स अ मैक्सिमम लिमिट ओनली फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के जरिए इस 25 लाख को 5 करोड़ के तक चाहे तो पहुंचा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ये था तुम्हारा कंट्रीब्यूशन लाइक अ कैपिटल के बारे में। नाउ इफ आई टॉक टर्नओवर, तो टर्नओवर ऑब्वियसली आपका इससे तो ज्यादा होगा, तो टर्नओवर का अमाउंट दिया गया है 40 लाख रुपया, 40 लाख रुपीज, जो कि फर्दर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इसको 50 करोड़ तक एक्सटेंड कर सकता है। और लास्ट पॉइंट बकवास सा पॉइंट बोला गया है कि और कोई भी चाहे, और कोई भी कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर दे, उसके द्वारा हम लोग उसको स्मॉल एलएलपी बोलेंगे। तो याद रखिएगा स्मॉल एलएलपी किसका मतलब होता है? जिसका कंट्रीब्यूशन 25 लाख से भी कम है और टर्नओवर 40 लाख से भी कम है, तो उसे क्या बोलेंगे? स्मॉल एलएलपी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका स्टार्ट होता है कि हु कैन बी द पार्टनर इन द एलएलपी? एलएलपी में कौन कौन पार्टनर बन सकता है? सेक्शन नंबर 5 इसके बारे में बात करता है कि सर कौन कौन बन सकता है। याद रखिएगा ये पार्टनर्स कोई भी इंडिविजुअल्स, देखिए ये जो बंदा कभी भी बना होगा ना, उसका मतलब इंडिविजुअल्स है। पूरे एलएलपी में कोई भी इंडिविजुअल और कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट, दोनों का दोनों चाहे तो एलएलपी में पार्टनर बन सकता है। कोई भी इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट दोनों में से कोई भी चाहे तो, या फिर दोनों मिला के एक एलएलपी को
बना सकते हैं। तो इंडिविजुअल भी बन सकता है और बॉडी कॉर्पोरेट भी बन सकता है। सर बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है? अभी अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा, 4 चीज को बॉडी कॉर्पोरेट बोलते हैं। इंडियन एलएलपी, फॉरेन एलएलपी, ये इंडियन कंपनी और फॉरेन कंपनी। यदि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं बताऊं, आपका एलएलपी में इस बार के लिए बॉडी कॉर्पोरेट्स वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको बढ़िया तरीके से पढ़ के जाना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट सर देखिए, इंडिविजुअल के बारे में बात करूं तो इंडिविजुअल्स को तो हम लोग पार्टनर बना सकते हैं, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस। आप ये लोगों को आप पार्टनर नहीं बना सकते जो बंदा अनसाउंड माइंडेड, जो पागल है, जो सड़क पे खड़े होकर पत्थर मारता है, उसको आप कैसे बना सकते हो? सर कोई अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, कोई बंदा इंसॉल्वेंट है, दिवालिया घोषित हो गया जिसका, वो भी नहीं बन सकता। और लास्ट पॉइंट है जिसका, जो दिवालिया घोषित होने के लिए अपना एप्लीकेशन दिया था और अभी तक उसका एप्लीकेशन पेंडिंग है। क्या है बताओ? पेंडिंग है। तो फिर उन केसेस में भी उसके साथ हम लोग चाहे तो उसको पार्टनर नहीं बना सकते। आई होप इट इज क्लियर, राइट? यस सर। नेक्स्ट सर, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ, एक मिनट कीजिए, चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है सर? व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन द एलएलपी? एक एलएलपी में मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होने चाहिए? याद रखिए, कम से कम 2 पार्टनर होने ही चाहिए। सर मैक्सिमम लिमिट कुछ नहीं है, मैक्सिमम लिमिट कुछ भी नहीं है। सर मान लीजिए एक ऐसा केसेस कभी आ गया कि आपका मिनिमम नंबर ऑफ जो पार्टनर्स था 2 से भी कम हो गया, तो इन दैट केसेस आपको क्या करना होगा? तो याद रखिएगा, आपके पास जो टाइम पीरियड है कि आप 6 महीने में आपको क्या करना पड़ेगा? एक नया पार्टनर्स को अपॉइंट कर लेना पड़ेगा। यदि आप ये नहीं करते हो और पूरा का पूरा 6 महीना बीत जाता है, तो पूरे 6 महीने के एक्टिविटीज के लिए आप अकेले जिम्मेवार होगे। वो पूरा का पूरा काम कौन करेगा? आपको सहना पड़ेगा। सारा का सारा जो भी आपने वो किया था उसके लिए पर्सनली लाइबल हो जाओगे। समझे क्या? ये पॉइंट दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। अब एक बार रीड कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट सर, डेजिग्नेटेड पार्टनर क्या होता है? डीपी, जिसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं? डीपी। सेक्शन नंबर कौन सा? 7। याद रखिएगा, जैसे कंपनीज होता है ना, कंपनीज में मेंबर्स बहुत सारे होते हैं, बट कंपनी को चलाने वाला जो होता है वो डायरेक्टर होता है। वैसे ही एलएलपी में पार्टनर्स बहुत सारे होंगे, बट जो एलएलपी को चलाएगा उसको बोलेंगे डेजिग्नेटेड पार्टनर, डीपी बोलेंगे, ठीक है। सर क्या होता है सर? डेफिनेशन इसमें दिया गया, एनी पर्सन और पार्टनर्स डेजिग्नेटेड एज सच, मतलब जिसको डेजिग्नेटेड किया गया एज ए डेजिग्नेटेड पार्टनर उसको बोलेंगे डेजिग्नेटेड पार्टनर। सर क्या होगा सर इसमें? कितना नंबर होगा? तो कम से कम 2 होना चाहिए डेजिग्नेटेड पार्टनर। कौन होगा सर? वो हमेशा इंडिविजुअल होगा, ये कभी भी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं हो सकता। ऑब्वियसली सर बॉडी कॉर्पोरेट तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, उसको कैसे हम लोग कंपनी एक एलएलपी को चलाने के लिए दे सकते हैं? तो एलएलपी को चलाने के लिए जो देंगे वो सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल ही होगा। और इंडिविजुअल में भी याद रखिएगा कम से कम 2 होना चाहिए, और 2 में से 1 हमेशा ध्यान रखिएगा, 2 में से 1 आपका हमेशा वो रेसिडेंट होना चाहिए, तभी वो मानेंगे। सर रेसिडेंट किसको बोला जाएगा? सर रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसको बोला जाएगा? तो पहले के केसेस में यहाँ पे जो 120 दिया गया ना, उस समय 182 दिन रहता था, 182 डेज रहता था। बट आज के समय में वो आपको याद नहीं करना, याद रखिएगा 120 दिन का टाइम पीरियड है। जो भी बंदा 120 दिन फाइनेंशियल ईयर में रहा है उसे बोलेंगे वो रेसिडेंट है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट सर, इफ ऑल द पार्टनर्स आर बॉडी कॉर्पोरेट। मान लीजिए कुछ ऐसा कंपनी में आ गया, ये भी इंपॉर्टेंट है इस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के, कि मान लीजिए कोई एक एलएलपी आया और एलएलपी में सारा का सारा पार्टनर्स बॉडी कॉर्पोरेट रहा, सारा का सारा पार्टनर बॉडी कॉर्पोरेट रहा, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि बॉडी कॉर्पोरेट और इंडिविजुअल दोनों चाहे तो पार्टनर्स बन सकता है। तो सर मान लीजिए कुछ ऐसा केसेस हो गया कि कभी किसी केसेस में ऐसा हो गया कि सारा का सारा पार्टनर्स जो है वो बॉडी कॉर्पोरेट है, तो सर फिर एलएलपी को चलाएगा कौन? तो याद रखिएगा, कंपनी एलएलपी को चलाने वाला बॉडी कॉर्पोरेट्स के जो एजेंट होंगे या फिर उसके नॉमिनीज होंगे वो चलाएंगे। तो याद रखिएगा, नॉमिनीज ऑफ सच बॉडी कॉर्पोरेट। क्लियर है क्या सर? यस सर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यदि मैं एलएलपी के बारे में बात करूं तो एलएलपी में मान लो ये ABCD 4 पार्टनर्स है, 4 लोग हैं, जो जिसमें ए जो है वो नॉन रेसिडेंट है, बी जो है नॉन रेसिडेंट है, सी भी जो है रेसिडेंट है, डी जो है रेसिडेंट है और ई जो है रेसिडेंट है। यदि आपको इसमें से इस पूरे 5 में से किसी 2 जन को डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाना है तो आप कभी याद रखना, ये दोनों कॉम्बिनेशन कभी नहीं बन सकता, ए बी, क्योंकि दोनों का दोनों नॉन रेसिडेंट है, वो नहीं बन सकता। बट मान लीजिए बी और सी को बनाना है तो आंसर इज यस बन सकता है, क्योंकि एक रेसिडेंट होना चाहिए, 2 होना चाहिए कम से कम, और दोनों में से एक रेसिडेंट होना चाहिए। तो सर क्या है? ये सी डी भी बन सकता है, हाँ सी डी भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, बट ये नहीं बन सकता। सर ये भी बन सकता है, आंसर ये भी बन सकता है। समझ में आया क्या? यस सर। नेक्स्ट पॉइंट सर, अब हम लोग एलएलपी को इनकॉर्पोरेट कैसे करते हैं समझते हैं।
एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए हम लोगों को कुछ स्टेप्स फॉलो करना पड़ता है। वो है पहला स्टेप जिसको बोलते हैं, पहला स्टेप जो है वो आपका नेम रिजर्वेशन। सबसे पहले हम नाम का रिजर्वेशन करते हैं, और एक बार नाम का रिजर्वेशन हो गया तो नाम रिजर्वेशन के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको इनकॉर्पोरेट एलएलपी एग्रीमेंट बनाते हैं, या फिर सारा का सारा रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है ना, मतलब डॉक्यूमेंट जमा करना, सारा का सारा करते हैं। जैसे डॉक्यूमेंट जमा करते हैं, डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद अल्टीमेटली जो हमारे पास 30 दिन के अंदर में क्या गया, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट आ जाता है। क्या बताए, पहले नेम रिजर्वेशन करवाए, एक बार नाम रिजर्व हो गया तो हम लोग सारे के सारे इनकॉर्पोरेट एलएलपी एग्रीमेंट्स आपस में बनाते हैं, और बनाने के बाद हम लोग सारा का सारा डॉक्यूमेंट्स को हम लोग जमा करते हैं, और जमा करने के बाद इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट आ जाता है विदिन 30 डेज। ऑब्वियसली बोलने का दरकार नहीं है, कौन करेगा सर, ये करेगा सर आरओसी। नेक्स्ट पॉइंट, अब देखिए यदि मैं बात करूं नेम रिजर्वेशन के रिगार्डिंग, तो आपको यहाँ पे 3 सेक्शन पढ़ने हैं। सेक्शन नंबर 16, सेक्शन नंबर 16, सेक्शन नंबर 16, सेक्शन नंबर 15 एंड सेक्शन नंबर 17। सर इसको कैसे ऐसे लिखे हैं सर, 15, 16, 17 लिखते हैं? अरे भाई जैसे लिखा हो आपको वैसे ही याद करना पड़ेगा, ठीक है? आपको वैसे ही पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। मैं दिखाता हूँ, देखो ठीक है। सेक्शन नंबर जो 16 है ना, क्या बोलता है नेम रिजर्वेशन के बारे में। तो यार क्या लिखा गया है, अ पर्सन मे अप्लाई टू द आरओसी फॉर रजिस्ट्रेट फॉर द नेम। कोई भी बंदा जो चाह रहा है कि वो एलएलपी खोले, तो वो आरओसी को जाके अपना नेम रिजर्वेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। बट याद रखिएगा ये जो नाम रिजर्वेशन होगा वो जो दो पर्पस के लिए कर सकते हो। यदि आप नया एलएलपी खोलना चाहते हो तो नया एलएलपी के लिए, या फिर आपका पुराना कोई एलएलपी है और एलएलपी खोलने के बाद आपको कोई पुराना एलएलपी है और आप एलएलपी खोलने के बाद आप अपना नाम को चेंज करना चाहते हो, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। मतलब नेम रिजर्वेशन 2 टाइम पे हो सकता है, या तो नया एलएलपी बन रहा हो या फिर पुराने एलएलपी का नेम को चेंज कर दिया जा रहा हो तब, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इफ सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाइड, मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट आपके नेम के रिजर्वेशन से सेटिस्फाइड है, तो फिर क्या करेगा, देखो रिजर्व नेम फॉर द पीरियड ऑफ 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन टू आरओसी। आपके 3 मंथ के लिए आरओसी क्या करेगा, एक आपको नेम इनको ये करके मतलब रिजर्व करके आपको दे देगा। नेक्स्ट सेक्शन नंबर कौन सा सर, सेक्शन नंबर कौन सा है 15। क्या बोलते हैं, एलएलपी और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एज अ पार्टनर ऑफ द नेम। एक बात बताओ, आप जैसे कंपनीज के में हम लोग पढ़े थे ना कि प्राइवेट कंपनी अपने कंपनी के नाम के एंड में प्राइवेट पीवीटी एलटीडी लगाता है, वैसे ही आपको पब्लिक कंपनी में एलटीडी लगाते हैं, वैसे ही लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बिजनेसेस में आपको नेम के एंड में आपको एलएलपी वर्ड या फिर पूरा का पूरा एब्रिविएशन फॉर्म नहीं, पूरा का पूरा फुल फॉर्म लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप आप वर्ड आपको यूज करना होगा एज ए पार्ट ऑफ योर नेम, ठीक है, ये दिया गया। बट याद रखिएगा आपका जो नाम होगा वो कभी भी ऐसा होना चाहिए कि जो रियल में समझा जा सके। कुछ अनडिजायरेबल फालतू का कोई नाम मत रखो, और कुछ भी ऐसा नाम मत रखो जो कि आइडेंटिकल हो। आइडेंटिकल का मतलब होता है किसी और से मिलता जुलता हो, कोई ट्रेडमार्क का उल्लंघन ना करो, ऐसा कुछ। नेक्स्ट पॉइंट सर, if the LLP is registered by the name which is identical with the two nearly resemble। याद रखते हैं ये केस ये था अमेंडमेंट आया हुआ था पिछले साल का, तो ये इंपॉर्टेंट भी है। तो मान लीजिए आप कोई नाम रखते हो, तो याद रखिएगा आप नाम रखने के पहले आप ये जरूर ध्यान रखिएगा कि नाम आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि दूसरे एलएलपी से मिलता जुलता हो, या फिर किसी दूसरे ट्रेडमार्क का जो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है उससे मिलता जुलता हो। यदि उससे रिजेंबल मतलब होता है मिलता जुलता, रिजेंबल का मतलब क्या होता है, मिलता जुलता, मतलब हूबहू, जिसको बोलते हैं ना बहरूपिया, उस तरीके का हो, तो फिर याद रखिएगा देन आपका क्या होगा, देन द एप्लीकेशन ऑफ सच एलएलपी और प्रोप्राइटर। तब क्या करना पड़ेगा आपको, उस या तो वो बंदा यदि केस कर दिया आपके ऊपर, तो याद रखिएगा सेंट्रल गवर्नमेंट आपके पास क्या करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट आपको डायरेक्ट कर सकता है कि भाई अपना नाम चेंज करो, 3 महीने का टाइम दे देगा। सर नहीं समझे सर, देखो आप यदि कोई नाम रखते हो जो किसी दूसरे ट्रेडमार्क से या फिर किसी दूसरे एलएलपी के नाम से आइडेंटिकल हो, मिलता जुलता हो या फिर रिजेंबलिंग हो, तो फिर वो बंदा जिसका हम लोग कॉपी किए हैं, तो वो चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट को आपके रिगार्डिंग एप्लीकेशन दे सकता है कि भाई इसको देखो, ये हमारे क्या किया है, ये हमारे ट्रेडमार्क का कॉपी किया है। तो वो केस कर सकता है, तो केस करेगा तो ये मेरे ऊपर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो हमको सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट कर सकता है और बोल सकता है कि भाई तुम अपना नाम चेंज करो, 3 महीने का टाइम दे सकता है। तो इस केसेस में क्या होगा, देखो याद रखिएगा आप जब केस करने जाओगे तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि आपका मैक्सिमम टाइम पीरियड होगा वो होगा 3 ईयर्स का। 3 साल के बाद आप केस नहीं कर सकते। हम लोगों ने ऑलरेडी इसके ऊपर एक एक्ट पढ़ा था, लिमिटेड लायबिलिटी, ये वो क्या बोलते हैं, लिमिटेशन एक्ट।
लिमिटेशन एक्ट में हम लोग क्या पढ़े थे कि 3 साल के बाद हम लोग क्लेम नहीं कर सकते। सेम यहां पे भी है कि यदि आप 3 साल पहले कहां थे, सेंट्रल गवर्नमेंट सिंपल बात बोलता है कि भैया आप 3 साल पहले कहां थे, ठीक है। तो 3 साल के बाद आप केस नहीं कर सकते, 3 साल के पहले केस कर सकते हो। तो यहां पे देखो, ये बार मान लीजिए एलएलपी है, इन्फॉर्म टू आरओसी विद इन 15 डेज। अब एक बार नाम चेंज हो गया तो आपको नाम चेंज करने के बाद 15 दिन के अंदर अंदर आपको आरओसी को बताना पड़ेगा, और आरओसी क्या करेगा, आपको न्यू इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट दे देगा 30 दिन के अंदर अंदर। ध्यान रखिएगा, ये वाला पॉइंट दिया गया है सेक्शन नंबर 17 में। नेक्स्ट पॉइंट सर, मान लीजिए इफ एलएलपी डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद द डायरेक्शन, देन मान लीजिए कोई डायरेक्शन, आरओसी का कोई डायरेक्शन का आप कंप्लाई नहीं करते हो, तो याद रखिएगा आपको नाम चेंज करना पड़ेगा। और इश्यू ऑफ, मतलब आप मान लीजिए, मतलब कहने का मतलब ऊपर का जो नाम जो है ना, नाम का जो ये था ना कि आपको 3 दिन के, भाई ये 3 मंथ के अंदर अंदर आपको चेंज कर देना है। आप मान लीजिए ये कंप्लायंसेस कंप्लीट नहीं करते, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, आपका खुद का नाम चेंज कर देगा। आरओसी क्या करेगा, खुद से नाम चेंज कर देगा और आपको एक नया इश्यू ऑफ इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट दे देगा। नेक्स्ट पॉइंट सर, नेक्स्ट पॉइंट देखिए सर, सेक्शन नंबर 11 क्या बोलता है, देखो देखिए टेक्निकल पॉइंट यही है, पूरा एलएलपी में टेक्निकल पॉइंट यही है, ये खत्म हुआ तो पूरा खत्म, क्योंकि इसके बाद फिर डिफरेंसेस, कैरेक्टरिस्टिक्स, बकवास सा पॉइंट है, आपको सबको पता है। 5 से 7 मिनट में पढ़ाऊंगा, उससे ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। देखो अब देखो सेक्शन नंबर 11 में अभी तक हम लोग नाम रिजर्वेशन के बारे में बात कर रहे थे, सॉरी सेक्शन 11 के पहले हम लोग अभी जो भी बात की 15, 16, 17 नंबर में सारा का सारा नेम रिजर्वेशन के बारे में बात किया जा रहा था। अभी हम लोग पढ़ रहे सेकंड नंबर स्टेप, जो कि बात करता है कि हम लोग कैसे इंकॉर्पोरेट करेंगे। तो यार कि कंपनी को, एलएलपी को इंकॉर्पोरेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, और साथ ही साथ उसमें स्टेटमेंट एनेक्स करके जमा करना पड़ता है किसको, आरओसी के पास। सर ये इंकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट होता क्या है, देखो इंकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट क्या होता है, इंकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जितने भी लोग एलएलपी खोल रहे हैं, 2 या 2 से अधिक लोग जो एलएलपी कर रहे हैं, वो अपना नाम सब्सक्राइब करेंगे उस इंकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में, और ये इंकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट जमा होगा किसको सर, आरओसी को जमा होगा, किसके साथ सर, प्रिस्क्राइब्ड फीस के साथ, जो मैनर दिया गया है और फीस दिया गया उसके अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, उसको जाके जमा करना पड़ेगा आरओसी में। सर ये डॉक्यूमेंट, ये जो इंकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट है सर, इसके अंदर में क्या क्या होगा, तो याद रखिएगा एलएलपी का नाम, एलएलपी का क्या चीज का बिजनेस है, वो प्रपोज्ड बिजनेस, और या फिर उसका एड्रेस, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, वो पार्टनर्स का नाम, पार्टनर्स का एड्रेस, डेजिग्नेटेड पार्टनर का नाम और डेजिग्नेटेड पार्टनर का एड्रेस, और लास्ट तुम्हारा क्या, अदर इंफॉर्मेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। सर स्टेटमेंट देखिए, यहाँ पे 2 पॉइंट था ना, एक था तुम्हारा क्या, इंकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, ये था तुम्हारा क्या, इंकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। अब हम लोग पढ़ रहे क्या, स्टेटमेंट सर क्या होता है। याद देखिए स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो कि एडवोकेट, सीए, सीएमए में से कोई भी एक बंदा सिग्नेचर करेगा, और उसमें ये लिखेगा कि भैया हम लोग जो भी कंप्लायंसेस था वो सब का सब कंप्लायंसेस को फुलफिल किए हैं। हम लोग ऑलरेडी याद है, इसको मैं लिंक करता हूँ आपको कंपनीज एक्ट में। कंपनीज एक्ट में हम लोग पढ़े थे ना इंकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, सॉरी जब हम लोग कंपनी खोलते हैं तो कंपनी को खोलते वक्त भी हम लोगों को सीए से या फिर सीएमए में या फिर एडवोकेट में से किसी भी एक बंदे से सिग्नेचर करा के देना पड़ता है। तो वही चीज यहाँ पे भी लागू होता है। तो सर स्टेटमेंट जो होगा वो क्या होगा, साइन होगा, कौन करता है सर, ये करता है इधर एडवोकेट, सीए, सीएमए और सीएस या फिर कोई भी बंदा, और जो कि क्या है, वो लोग एंगेज है फॉर्मेशन ऑफ एलएलपी को फॉर्मेट करने में। इसके अलावा और भी लोग साइन करेंगे जो सब्सक्राइबर्ड होंगे, जो सब्सक्राइब किए थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा सर, स्पेसिफाई दैट ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस, क्या लिखा रहेगा उसमें, ये लिखा रहेगा कि सारा का सारा रिक्वायरमेंट जो कि एलएलपी खोलने के लिए चाहिए होगा, सारा का सारा हम लोगों ने फॉलो किया है। नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका हुआ, फॉल्स इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करते हो। अब इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स में या फिर स्टेटमेंट में आप यदि कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो तो आपके ऊपर जो जुर्माना लगेगा, वो फाइन जो लगेगा, वो फाइन लगेगा 10,000 से लेके 5 लाख तक, 10,000 से लेके 5 लाख तक का आपको फाइन लग सकता है। नाउ सेक्शन नंबर 12 क्या होता है, देखो इनकॉर्पोरेशन बाय द रजिस्ट्रेशन। सर इफ ऑल द रिक्वायरमेंट्स इम्पोज्ड अंडर सेक्शन 11 आर कंप्लाइड विद, मान लीजिए सेक्शन 11 में जितने भी कंप्लायंसेस जो हम लोगों ने अभी पढ़ा वो सारा का सारा फुलफिल किया गया। फुलफिल करने के बाद आपको आरओसी क्या करेगा, इश्यूड कर देगा आपको सर्टिफिकेट ऑफ इंकॉर्पोरेशन। यदि मान लीजिए सारे का सारा सेक्शन 11 के जितने भी थे, आप आईडी जमा किए, आप स्टेटमेंट जमा किए, जमा करने के बाद यदि आरओसी आपसे सेटिस्फाइड है तो क्या करेगा, आपको सर्टिफिकेट ऑफ इंकॉर्पोरेशन दे देगा। बट स्टेटमेंट ऑफ डिक्लेयर जो भी आप डिक्लेरेशन दिए थे ना ऊपर में, वो अपने आप में एक सफिशिएंट एविडेंस माना जाता है, याद रखिएगा। और सर्टिफिकेट आपको जो मिलेगा वो कोई, इसमें सिग्नेचर कौन करेगा सर, वो सिग्नेचर करेगा ऑथराइज्ड ऑफिशियल सील और रजिस्ट्रार दोनों जन, ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट क्या दिया हुआ, सर्टिफिकेट शैल बी कंक्लूसिव एविडेंस। याद रखिएगा सर्टिफिकेट जो है ना, इंकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट है, वो अपने आप में कंक्लूसिव एविडेंस की तरह हम लोग पेश कर सकते हैं इन फ्यूचर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट सेक्शन नंबर 13 लास्ट पॉइंट है आपका, इंकॉर्पोरेशन का खत्म हो जाएगा।
क्या बोलता है कि मान लीजिए आपको चेंज करना है आपका नाम या फिर रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड ऑफिस आपको चेंज करना है, तो फिर क्या होगा। तो याद रखिएगा, देखो सबसे पहले मैं बात करूं, सबसे पहले लाइन दिया गया कि एवरी एलएलपी शैल हैव अ रजिस्टर्ड ऑफिस। ये बोलने का बात नहीं है कि देखो एलएलपी का, जैसे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं होगा तो कौन से कंपनी को के साथ कब कम्युनिकेशन किया जाएगा ये पता ही नहीं रहेगा। तो जब पता नहीं रहेगा तो हम लोग कैसे करेंगे सर। यस सर, सही बात है, नहीं कर सकते। वैसे ही एलएलपी का भी एक क्या होना चाहिए, एलएलपी का भी एक अपना रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखो टू विच ऑल द कम्युनिकेशन, जहां पे सारा का सारा कम्युनिकेशन उसके साथ हम लोग कर सके, वो एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एलएलपी में चेंज द प्लेस ऑफ इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस। चाहे तो एलएलपी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह पे, बट याद रखिएगा यदि आप डिफॉल्ट करते हो तो फिर क्या होगा, 500। मतलब कभी देखो यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि जब भी आप चेंज करोगे तो आपको फाइल करना पड़ेगा, किसको, आरओसी को बताना पड़ेगा। आप मान लीजिए आरओसी को नहीं बताया और अपना नाम चेंज कर दिए तो सॉरी नाम या फिर एड्रेस चेंज कर दिए, तो याद रखिएगा आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगा 500 पर डे का, जो कि मैक्सिमम कितना का हो सकता है सर। पहले ये हुआ करता था 40,000, अब ये कट होकर कितना हो गया सर, ये हो गया 50,000। समझे क्या सर, अमेंडमेंट ध्यान रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछता है। Now, that's the completion of our second part, that is incorporation certificate, incorporation of a LLP. Now, अब से दो पार्ट बचा हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक्स बचा हुआ है और एक बचा हुआ है आपका वो क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, यही इंपॉर्टेंस है। और एक बचा हुआ फीचर्स और एक पार्ट बचा हुआ है आपका क्या, डिफरेंसेस। सिंपल से देखो, यदि मैं कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करूं तो व्हाट इज द फीचर्स ऑफ एलएलपी। तो फीचर्स ऑफ एलएलपी जैसे कंपनीज का फीचर्स होता है एकदम सेम एलएलपी का भी फीचर्स है। पहला क्या है, देखिए पहला है एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। एलएलपी अपने आप में क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट है। एंड सेक्शन 3 ऑफ एलएलपी एक्ट प्रोवाइड्स दैट द एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म्ड एंड इनकॉर्पोरेटेड अंडर द एक्ट ऑफ दिस लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम द इट्स पार्टनर्स। ऑलरेडी ऑब्वियसली सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होता है कि पार्टनर्स और ये कंपनीज और उसके मेंबर अलग अलग होते हैं, वैसे ही सेपरेट लीगल एंटिटी एक एलएलपी का भी होता है, जो ये बोलता है कि पार्टनर्स और उसके एलएलपी दोनों क्या है, अलग अलग हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है सर, नेक्स्ट पॉइंट है परपेचुअल सक्सेशन। सर इसका मतलब ये होता है कि आपका एलएलपी का लाइफ आपके पार्टनर्स के लाइफ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, एलएलपी का लाइफ हमेशा अनलिमिटेड होगा। जैसे कि कंपनी अनलिमिटेड लाइफ जीता है, वैसे ही कंपनी पार्टनर्स ये क्या होता है, अनलिमिटेड लाइफ जीता है। देखो यहाँ पे डेथ के बारे में बोला कि डेथ ऑफ पार्टनर्स या फिर कोई इंसॉल्वेंसी ऑफ द पार्टनर्स का कोई भी इफेक्ट किसी भी एलएलपी के ऊपर नहीं पड़ता। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया, सेपरेट लीगल एंटिटी। सर सेपरेट लीगल एंटिटी, एक मिनट जो, अच्छा ओपन एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, सॉरी एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट की तरह काम करता है, ऑलरेडी हम लोग को पढ़े। यहाँ पर सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है कि दोनों अलग अलग होता है, जो ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़े थे। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया सर, म्यूचुअल एजेंसी। सर म्यूचुअल एजेंसी का मतलब होता है कि ऑल पार्टनर्स विल बी एजेंट ऑफ द एलएलपी। एलएलपी के अंदर में जितने भी पार्टनर्स होंगे सब एलएलपी के क्या माने जाएंगे सर, एजेंट की तरह ट्रीट करे जाएंगे। याद रखिएगा ये कीवर्ड्स है जो आपको एग्जाम में लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट सर, एलएलपी एग्रीमेंट, ऑलरेडी हम लोग ऊपर में पढ़े थे। एलएलपी एग्रीमेंट क्या होता है, रिटन एग्रीमेंट होता है, जिसके अंदर में सारा का सारा म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज सारा का सारा पार्टनर्स का और एलएलपी के थ्रू पार्टनर्स का क्या क्या है वो सारा का सारा चीज लिखा रहता है। ये चीज एलएलपी एग्रीमेंट ऑलरेडी ऊपर में हम लोग पढ़े थे, तो हाँ यहाँ पे हम लोग नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट सर, नेक्स्ट पॉइंट बोलने का दरकार नहीं सर, इट्स अ आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, ये अपने आप में एक बनावटी आदमी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है सर, कॉमन सील। कॉमन सील आपको पता था कंपनीज एक्ट में हम लोग पढ़े थे कि कॉमन सील क्या होता है। कॉमन सील एक अपने आप में एक मुहर होता है जिसके जरिए आपको पूरे वर्ल्ड वाइड जाना जाता है। सर कॉमन सील रहना क्या मैंडेटरी है, आंसर इज नहीं, इट इज नॉट मैंडेटरी, इट इज ऑप्शनल। चाहो तो आप रखो, अदरवाइज मत रखो। अच्छा लिमिटेड लायबिलिटी के बारे में बात करूं तो ये लिमिटेड लायबिलिटी होता है, ऑलरेडी मैंने आज क्लास करने के शुरुआत करने के पहले ही मैंने बता दिया कि एलएलपी बनाई था क्या, ताकि उस फीचर्स को लाया जा सके पार्टनरशिप में कि लिमिटेड लायबिलिटी नजर है। तो लिमिटेड लायबिलिटी इमेज पॉइंट ये है सर। क्या एलएलपी चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए या फिर चैरिटेबल पर्पस के लिए खोल सकते हैं, आंसर इज नहीं। हमेशा एलएलपी जो खोलेगा वो हमेशा एलएलपी प्रॉफिट मकसद से ही खुलेगा। नेक्स्ट पॉइंट सर, नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ सर, कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट। क्या सर एलएलपी किसी और कंपनी के साथ मर्ज हो सकती है, अमलगमेट हो सकती है, आंसर इज यस, कर सकती है। Any compromise arrangement including merger, amalgamation, LLP shall be in accordance with the provision of 2008 का LLP के एक्ट के अंतर्गत जैसा जैसा प्रोविजन बोला गया था, आपको पढ़े थे ना शेड्यूल 3, 2, 3, 4 सब कन्वर्जन के बारे में बात कर रहा था ना, तो यदि वो उसके जरिए हम लोग क्या करेंगे, उस प्रोविजन को फॉलो करके हम लोग चाहे तो एलएलपी को कन्वर्ट या फिर मर्ज या फिर अमलगमेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट सर क्या है, कन्वर्जन टू एलएलपी, ऑलरेडी हम लोग पढ़े, देखो ये था वो क्या नाम है शेड्यूल 2। उसके बाद ई फाइलिंग,
या ई फाइलिंग में जो वेबसाइट है वो आपका क्या है, mca.gov.in है, उसके जरिए आपका ई फाइलिंग कर सकते हो। फॉरेन एलएलपी क्या होता है ऑलरेडी हम लोग ऊपर में पढ़ लिए हैं, यहाँ पे हम लोग डिस्क्रिप्ट कर सकते हैं। सर व्हाट इज द फायदा, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ एलएलपी? सर क्या फायदा है सर एलएलपी का? तो पहला फायदा है कि देखो इट इज ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑपरेट्स ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट। ये ऑर्गेनाइज तरीके से और एक ऑर्गेनाइज तरीके से ऑपरेट होता है, किस बेस पे सर? एग्रीमेंट के बेस पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है सर? प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी विदाउट इम्पोजिंग डिटेल्ड लीगल एंड प्रोसीजनल रिक्वायरमेंट्स। इसमें कोई बड़ा कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है, कुछ बड़ा कोई कंप्लायंसेस नहीं जो अपने को फॉलो करना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है सर? इजी टू फॉर्म, ऑल द पार्टनर्स आर लिमिटेड और फ्लेक्सिबल कैपिटल, इजी टू डिसॉल्व। चाहे बन भी सकता है बहुत इजीली, और यदि बंद करना तो बहुत इजी है। कंपनी का जो बड़ा बड़ा लोचा था ना, वो सब लोचा पे कंप्लायंसेस आपको फॉलो नहीं करना पड़ेगा। बस 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 2 पॉइंट है, बस 2 पेज है। वे 2 पेज कंप्लीट करने के बाद आपका पूरा का पूरा एलएलपी का रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आया क्या? यस सर। चलिए देखते हैं एक बार क्या है सर। पहला पॉइंट सर, एलएलपी और पार्टनरशिप में क्या अंतर होता है? देखिए अभी तक हम लोग जितने भी पढ़े थे सभी को एक बार थोड़ा सा ध्यान में रखो कि एलएलपी और पार्टनरशिप में क्या अंतर है सर। पार्टनरशिप में सर लायबिलिटी क्या होता है सर? अनलिमिटेड। एलएलपी में सर लिमिटेड। पार्टनरशिप में जो एक्ट होता है वो होता है पार्टनरशिप एक्ट 1932, एलएलपी में 2008 है। ये सब चीज़ें तो आप थोड़ा सा इसको आप एक बार रीड करो। पहले मैं वेट कर रहा हूँ, थोड़ा रीड करो। उसके बाद आपको दिया हुआ है एलएलपी और एलएलपी कंपनी में, मतलब कंपनी में क्या अंतर है सर? कंपनी और लिमिटेड लायबिलिटी वही कंपनी, पहले तो कंपनीज एक्ट का और ये एलएलपी एक्ट का, ये सब चीज़ थोड़ा सा रीड कर लो, ठीक है। चलिए ये आपका खत्म होता है पूरा का पूरा एलएलपी का रिविजन्स। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। आप इस क्लासेस को और इस पीडीएफ्स को, आप यदि पीडीएफ, मेरा ये सुंदर सा पीडीएफ और सुंदर सा ये हैंड रिटन नोट्स यदि आप लेना चाहते हो तो आप मेरे स्टूडेंट्स हो तो आपके पास ऑलरेडी होगा। यदि आपके पास नहीं है तो मेरे को आप इस नंबर पे पिंग कर सकते हो, मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा। ये जो नंबर है मेरा, 1 मिनट चाहिए। ये हैंग हो गया। ये मेरा नंबर है 7980078215। आप चाहो तो इस पर आप मेरे को व्हाट्सअप करके आप ये पीडीएफ ले सकते हो। अलग अलग चैप्टर्स का मैंने अलग अलग पीडीएफ बनाया है और ये कम्प्लीटली फ्री है। और ये मैं बताऊँ, ये पीडीएफ आप लोग यदि पूरा का पूरा मेरा सीरीज देखे होंगे रिविजन्स का, तो आपको समझ में आया होगा कि पूरे रिविजन्स में मैंने बहुत कंसाइज वे में आपको पूरा का पूरा पढ़ाया है। कंसाइज वे मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये मैट जो है ना आपके इंस्टीट्यूट के मैट है, बट इंस्टीट्यूट का मैट को ही बहुत शॉर्ट में आपके अंडरस्टेबल मैनर्स के हिसाब से मैंने इसको क्रिएट किया है। तो ठीक है, तो आप इस नंबर से इस नंबर पे मेरे को व्हाट्सअप करके या फिर कोई भी डाउट्स, किसी भी टाइप का डाउट्स यदि आपके माइंड में होता है लॉ के रिगार्डिंग कि सर कैसे पढ़े, कितनी बार रिवाइज करें, तो आप इसको सारे के सारे क्वेश्चंस आप मेरे इस व्हाट्सअप नंबर से आप पूछ सकते हो। ठीक है, नाउ बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। बाय, थैंक यू।